हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। डिटर्जेंट या केमिकल्स यूज़ इन डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग। और जो इस यूनिट में बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीनियर अल्काइल बेंजीन या लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो डिटर्जेंट होते हैं। तो बेसिकली डिटर्जेंट और सोप्स के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। दोनों की फंक्शनिंग कैसे होती है, उनके डिफरेंस, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से टाइप के डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सोप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। सोप बेसिकली क्या होता है। तो सोप जो होते हैं ये एक जो है सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब ये लवण है। सॉल्ट है तो उसमें एसिड और बेस होगा। तो एसिड जो है इसमें फैटी एसिड होता है। कौन सा एसिड? फैटी एसिड। और क्या बेस? मान लीजिए बेस आप NaOH या KOH यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सॉल्ट क्या है। सोप क्या है? सोप है एक सॉल्ट किसका? फैटी एसिड्स का। लेकिन फैटी एसिड्स किस टाइप के होंगे? इसमें हायर फैटी एसिड्स होते हैं। तो हायर फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका सॉल्ट होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एकदम हम लोअर मतलब सबसे जिसमें कम चेन हो, कम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो देखिए CH3COOH है। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं हम लोग। तो COOH ग्रुप बेसिकली होना चाहिए, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हायर फैटी एसिड देखना है हम लोग को। मतलब ये इसमें जस्ट क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पे कितना है? 2 कार्बन एटम्स है ना। तो कार्बन एटम अगर हम लोग C18 कर दें टोटल या C17 कर दें, बेसिकली C12 टू C18 कर दें कार्बन नंबर्स, तो और उसके फैटी एसिड्स हों, वसी अम्ल हों, तो उनके रिएक्शन से, अल्कली के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग सोप बोलेंगे। तो सोप अगर इसको परिभाषित करें हम लोग कि क्या होगा, तो सोप जो है सोडियम या पोटेशियम, क्योंकि ये जो NaOH हम लोग यूज़ करते हैं तो ये एसिड है, ये बेस है, तो न्यूट्रलाइज होता है तो तभी सॉल्ट बनता है। तो जो सॉल्ट है उसका Na+ आता है यहाँ पे, यहाँ से K+ आता है। तो सॉल्ट क्या है? सोप क्या है? सोप है सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट। किसके साथ सॉल्ट है? हायर फैटी एसिड्स के साथ। तो इसमें कंडीशन है कि फैटी एसिड्स हायर होने चाहिए। तो बेसिकली ये बनेगा कैसे? जब हम लोग हायर फैटी एसिड्स को बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपका सॉल्ट बन जाएगा। उसी सॉल्ट को हम लोग सोप बोलते हैं। तो अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए कि हम लोग किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे सोप को, तो सोप को रिप्रेजेंट करने का जो आपका सॉल्ट बनता भाई, RCOOH आपका यहाँ से आता है। ये फैटी एसिड्स है जिसमें R कई कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे आपका लॉरिल एसिड हो सकता है, लॉरिल अल्कोहल होता है। और उसके बाद ये डिटर्जेंट में बेसिकली यूज होता है। स्टीयरिक एसिड हो सकता है आपका, ओलिक एसिड हो सकता है, पाल्मिटाइट एसिड हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है। तो ये R जो है ना, डिफरेंट एसिड्स हो सकते हैं। और जो COOH ग्रुप होना चाहिए, जो कंडीशन है उसमें हमारी ये। अब इसकी हम लोग NaOH से जैसे रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से निकल के एसिड बना लेता है और हम लोग के पास RCOO यहाँ पे माइनस आ जाता है और Na+, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। किस तरह के? आयनिक बॉन्ड। आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट भी होती हैं, हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग के पास सोप बन जाएगा। तो इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो RCOONA, यहाँ CO-Na+ होता है। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है? तो ये ग्रुप डिफरेंट मतलब एसिड हैं। बेसिकली ये फैटी एसिड जहाँ से आ रहे हैं वो फैटी एसिड्स हैं। तो ये क्या हो सकता है? ओलिक एसिड हो सकता है, या स्टीयरिक एसिड हो सकता है, ये पाल्मिटिक एसिड हो सकता है,
पाल्मिटिक एसिड हो सकता है और लॉरिक ग्रुप भी हो सकता है और मेरिस्टिक ग्रुप भी हो सकता है। तो बेसिकली कार्बन नंबर्स में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये CnH2nO2 के फॉर्म के होते हैं, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने हाइड्रोजन होते हैं उस और 2 ऑक्सीजन होता है। तो जैसे स्टेरिक एसिड देखें हम लोग, तो ये C18, तो H कितना हो जाएगा 36O2। तो इसको जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो रहा है, आपका एक कार्बन कम करके लिखेंगे तो C17H35, क्योंकि यहाँ OH लिखते हैं ना, COOH, तो ये कार्बन नंबर 1 कम कर देंगे तो C18 से C17 लिखेंगे। फार्मूला जब लिखेंगे इसका स्टेरिक एसिड का C17, H1 यहाँ कम करेंगे क्योंकि एक H बाहर लगाना है, तो H35COOH, तो ये हुआ स्टेरिक एसिड। इसी तरह अगर पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो C16 होता है, H32O2 होता है। लेकिन अगर एसिड की तरह फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, C15, H कितना हो जाएगा, एक यहाँ से कम हो गया 31COH। इसी तरह लॉरिक की बात करें हम लोग तो उसका होता है C12 होगा तो H24O2। अगर इसमें एसिड के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, C11H23 और एक यहाँ से कार्बन लिया हमने, 2 ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया लॉरिक एसिड। इसी तरह मेरिस्टिक एसिड लिखना होगा तो उसमें कार्बन 14 कार्बन की रिंग होती है, तो इसी तरह लिख लेंगे C14H28O2। ये जो ओलिक एसिड एक होता है वो देखिए, जो इसमें भी 18 कार्बन होते हैं C18, लेकिन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो कम होते हैं, H34O2 होता है। तो इसका फार्मूला लिखना होगा तो C17, H एक कम करेंगे H33 और एक कार्बन है, फिर COH ग्रुप। तो ये एसिड बन गए। तो जो फैटी एसिड्स अपने होंगे, जो R को बेसिकली ये पूरा ये ग्रुप जो आ रहा है आपका सोप में, तो फैटी एसिड्स ग्रुप होंगे। फैटी एसिड्स ग्रुप ये सब ग्रुप हो सकते हैं, ओलिक एसिड हो सकता है, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड। तो ये डिफरेंट एसिड्स होते हैं। और बेस वाला पार्ट कहाँ से आएगा, या तो NaOH से आता है या KOH से आता है। अगर NaOH से हम लोग ला रहे हैं NaOH, तो बेसिकली N जो है, Na जो है ना, जो कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो हार्ड फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली जैसे ये कपड़े धुलने के साबुन देखिए वो हार्ड होते हैं इन कंपेरिजन टू जो नहाने के साबुन हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें NaOH ग्रुप होता है, Na मतलब Na का सॉल्ट होता है। और जो अगर हम लोग ये नहाने वाले साबुन की बात करें तो उसमें K वाले ग्रुप रहते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एल्कली आप मेटल यूज़ कर रहे हो, उसका हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हो, और उस पर ही उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस डिपेंड करती है। तो जो ये आपका सोप है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करेंगी बेसिकली आप किस तरह का एसिड्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो लीनियर एसिड्स है या उसमें ब्रांचिंग है, तो मतलब बेसिकली और कितनी उसकी कार्बन लेंथ है। क्योंकि C14 C12 अगर यूज़ कर रहे हो आप लॉरिक एसिड, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी इन कंपेरिजन टू पाल्मिटिक एसिड और फिर स्टेरिक एसिड। तो बेसिकली जो हम लोग यूज़ करेंगे फैटी एसिड्स उस पे, और उसमें कितने कार्बन है, मतलब अगर उससे ही फैटी एसिड्स ही बताएगा कितने कार्बन उसमें है। तो फैटी एसिड्स पे उसकी सोप की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि सोप किस तरह का होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो उस पर डिपेंड करती हैं कि कार्बन की लेंथ कितनी है और किस टाइप का फैटी एसिड्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपका सोप है, जो सोप बन रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें एक ये ग्रुप है, मान लीजिए ये पूरा ग्रुप है ये, तो इसको अगर कहते हैं कि 2 इसमें एंड होते हैं, क्या होते हैं, 2 एंड्स होते हैं किसी भी सोप या डिटर्जेंट, दोनों सेम, मतलब जहाँ तक उनके फंक्शनिंग की बात करें, सोप या डिटर्जेंट की बात करें हम लोग, तो इसमें 2 एंड्स होते हैं। एक एंड पे जो होता है चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं
आयनिक एंड, चार्ज है तो आयन कट प्लस चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसको आयनिक एंड बोलते हैं। आयनिक एंड, आयनिक एंड तो जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, दो में से एक चार्ज होता है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं कि सोप जो होते हैं उसमें दो एंड होते हैं। सोप को जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें दो एंड जो कंपाउंड्स निकलते हैं उसमें दो एंड्स होते हैं। एक तो आयनिक एंड होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। एक क्या होता है, नॉन पोलर, तो मतलब इसमें किसी तरह के चार्ज नहीं होते, पोलरिटी नहीं होती है। इसमें ना तो माइनस चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। जो दूसरा एंड होगा उसको टेल बोल दीजिए, इसको हेड बोल देते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये जो हेड होगा जिस पे चार्ज होगा, ये इसकी वाटर के लिए अफिनिटी होगी, तो इसको हम लोग हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक बोलते हैं। फाइल का मतलब होता है लवर या प्यार करने वाला। तो इसमें वाटर से जो जिसकी एफिनिटी हो, वाटर से जिसकी मतलब एफिनिटी हो, वाटर में जो डिज़ोल्व होता है। एफिनिटी का मतलब यही है कि वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, घुलनशील है, ये घुलनशील है वाटर में। तो ये एंड है आपका जो पॉजिटिव, ये जो मतलब आयनिक एंड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। और जो नॉन पोलर एंड है आपका, नॉन पोलर एंड वो जो है वाटर में नहीं डिज़ोल्व होता, वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया का मतलब होता है डर, तो हाइड्रोफोबिक, तो वाटर से ये दूर भागता है, मतलब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि सोप या डिटर्जेंट का वर्क तो क्लीनिंग एक्शन है ना, क्लीनिंग करेंगे, चाहे हम लोग क्लॉथ्स की क्लीनिंग करें, चाहे बॉडी की क्लीनिंग करें, या डिशेस की क्लीनिंग करें, या फर्श की क्लीनिंग करें, तो बस बेसिक इनका फंक्शन क्या है कि क्लिनसिंग एक्शन है, क्लीनिंग एक्शन है। तो ये जो पोर्शन है आपका नॉन पोलर पोर्शन है, ये नॉन पोलर पोर्शन बेसिकली जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, क्योंकि ये देखिए C18H33, इधर क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है, और इधर जो दूसरा एंड है उसमें ये जो आपका CO- ग्रुप है, ये सोडियम या पोटेशियम के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म किए रहते हैं। तो हम लोग जो चार्ज देखेंगे ये इस वाले ग्रुप पे देखेंगे, जो लंबा वाला पूरा आपका हाइड्रोकार्बन्स हैं, RCOO- या जो भी अगर बाद में प्लस आएगा, तो ये इस वाले पूरे ग्रुप के चार्ज की, मतलब ये पूरा जो डिटर्जेंट है या सोप है यही है। तो इसके चार्ज की बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम ये जो बाद में चार्ज होंगे उसके चार्ज की बात नहीं करते हम लोग। बेसिकली इसके चार्ज ही डिसाइड करता है कि उसको किस टाइप का डिटर्जेंट है और उसका फंक्शन किस तरह होगा। तो ये हाइड्रोफोबिक चार्ज होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक एंड होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये डिज़ोल्व कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को, जैसे डर्ट है आपका, ग्रीस है, ऑयल है, ग्रीस है, मतलब जो कपड़ों पे कहिए, या आपके डिशेस, ये जो आपके प्लेट्स वगैरह हैं, या लॉन्ड्री के जो भी मटेरियल हैं, जो उन पे जो ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ कहिए या तो आप कहिए ऑयल और ग्रीस, बेसिकली डर्ट वगैरह तो वैसे ही क्लीन हो जाएगी। जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस तरह मतलब इसके साथ इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इसके दो एंड्स होते हैं अपने सोप के या डिटर्जेंट के, दोनों के दो एंड्स होते हैं। एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर से जिसकी एफिनिटी होगी वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जो चार्ज एंड होगा, जिस एंड पे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो हाइड्रोफिलिक एंड होगा। और जिस नॉन पोलर एंड जो दूसरा वाला होगा, जो जिस पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक होगा। इसका मतलब वो ऑयल, गैस, ऑयल, डस्ट, ग्रीस को डिज़ोल्व कर लेगा। अब ये किस तरह काम करते हैं, हम लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के बारे में कि जो ऑयल आपके ये जो सोप या डिटर्जेंट हैं, हाउ दे वर्क। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये जो आपके पोलर ग्रुप्स हैं, ये पोलर और नॉन पोलर ग्रुप, पोलर और नॉन पोलर दो एंड्स हमने देखे थे कि सोप या डिटर्जेंट में होता है। तो जो क्लीनिंग या क्लेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, क्लेंसिंग वर्क एक्शन है आपका सोप या डिटर्जेंट का, वो डिपेंड करेगा इस पे, पोलर और नॉन पोलर एंड पे, कि किस तरह के इसके एंड्स हैं। और बेसिकली क्या करता है ये, जब हम लोग इसको वाटर में सोप या डिटर्जेंट को, सोप को वाटर में अप्लाई करते हैं ना, जब कपड़ों के ऊपर या कहीं डिश उस पे बर्तन के ऊपर,
हम लोग जब अप्लाई करते हैं या फर्श के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या करता है ये उसमें डिज़ोल्व, मतलब ये उसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं या वाटर यूज़ करते हैं तो एक वर्ड है मिसेल्स, MISSELLS, मिसेल्स फॉर्म कर लेता है, मिशेल भी बोलते हैं इसको, मिशेल्स या मिशेल्स फॉर्म कर लेगा। मिशेल्स फॉर्म करने का क्या मतलब हुआ कि जब जैसे हमने इसको डिज़ोल्व किया, इसके दो एंड है, एक आपका चार्ज एंड था, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा एंड कैसा है, नॉन आयनिक, कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये एक मिसल फॉर्म कर लेते हैं। मिसल फॉर्म करने का मतलब ये अपनी अगर ऑयल ग्रीस है, ये इम्प्योरिटीज़ है, तो हम जानते हैं कि जो दूसरा वाला एंड है जो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो इससे जाके इसको डिसॉल्व कर लेगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे हम लोग इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये जाके इम्प्योरिटीज़ के साथ और वाटर के साथ क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। क्लस्टर फॉर्म करने को, क्लस्टर को ही मिशेल्स बोलते हैं। तो मिशेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे इम्प्योरिटीज़ ये हैं आपकी, ये ऑयल ग्रीस हम लोग मान लेते हैं, तो जो नॉन आयनिक एंड है, मतलब हाइड्रोफोबिक एंड है, जो वाटर से जो दूर भागता है, वो जाके इसको डिसॉल्व कर लेगा। और फिर जो ये वाला एंड है आपका पोलर एंड, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली हमें जो है ना सस्पेंशन या इमल्सन फॉर्म करना है। अब एक कीवर्ड ये क्या है कि इमल्सन क्या होता है। तो इमल्सन जैसे दो फेजेस हैं अपने पास, एक ऑयल है और एक लिक्विड है, वाटर कह दीजिए, ऑयल है और वाटर है। तो ये दोनों क्या होते हैं कि इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते। अगर जैसे हमने इनको एक टैंक में डाला तो नीचे पता चला वाटर है और ऊपर ऑयल है, वो डेंसिटी के बेसिस पे, तो ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अब हम कुछ ऐसा करें कि ये मिक्स हो जाएं। तो मिक्स होने के लिए एक तो तरीका कि हम लोग जैसे इनको शेक करते हैं, शेक करेंगे, ये दोनों याद करें, ये ध्यान रखिए कि इमिसिबल हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ये आपका ऑयल है या जो भी है, मतलब ऑयल अगर ये है या फिर आपका ये ग्रीस वाटर है, तो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो मिक्स नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा प्रोविज़न करते हैं कि ये मिक्स हो जाए। एक तरीका जैसे हम लोग शेक करते हैं तो फॉर कुछ सेकंड्स के लिए देखेंगे, मिनट्स के लिए, वो थोड़ा देर के लिए हमें दिखता है कि मतलब एक ही फेज़ है, दो फेजेज़ अलग अलग नहीं दिखती। लेकिन कुछ देर जैसे हम लोग सेटलमेंट के लिए अलाउ करते हैं तो उसके बाद फिर दो अलग फेजेस हो जाती हैं। उसके बाद क्या करना, फिर अब हम लोग क्या करें कि ऐसा कुछ करें कि ये दोनों फेजेस सेम, मतलब वो फेजेस मिक्स ना हो। तो इसमें अगर हम लोग कोई इमल्सीफायर डाल दें, तो क्या डाल दें, इमल्सीफायर। तो इमल्सीफायर बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे ऑयल्स हैं तो ऑयल्स को वो डिज़ोल्व कर लेगा अपने अंदर, और कुछ एंड उसके जो होंगे वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली एक ही फेज़ पूरी बन जाती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग इमल्सन। तो ये इमल्सीफायर जो सोप या डिटर्जेंट होते हैं वो इमल्सीफायर होते हैं। तो बेसिकली जब हमने इसमें डाला तो एक ग्रीस थी, उसके साथ इसको डिज़ोल्व किया, वाटर को इसने डिज़ोल्व किया, इमल्सन बना लिया। अब अगर हमें क्लीन करना होगा तो जस्ट वाटर से रिंस कर देंगे तो इम्प्योरिटीज़ अपनी जो है ना निकल जाएंगी। तो ये है वर्किंग फंक्शन इसका। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या हुआ कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। मिसल्स में जो ग्रीस जैसे इम्प्योरिटीज़ हैं, आपकी डर्ट, डस्ट है या ग्रीस है, वो जो नॉन आयनिक एंड है वो इससे अटैच हो जाता है, तो मतलब डिसॉल्व कर लेगा अटैच होने का मतलब। और जो पोलर एंड है आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या हो जाते हैं, एक सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, आपका इमल्सन फॉर्म कर लेते हैं। तो आप जस्ट वाटर डाल के हम लोग उनको जो है वाटर से रिंस करके हम लोग इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लीनिंग एक्शन है सोप और डिटर्जेंट का, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो इमल्सन बना रहा है कि नहीं। कि मतलब बेसिकली जैसे हम लोग ये सोप और डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो इमल्सन फॉर्म कर रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से इमल्सन फॉर्म कर रहा है या कितना डिस्पर्स हो रहा है। जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो किस तरह, मतलब इसको डिस्पर्स, ये जो अपने सोप्स और डिटर्जेंट हैं वो डिस्पर्स कर रहे हैं। तो इमल्सन बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इमल्सन किस तरह फॉर्म कर रहा है। अगर ज़्यादा इमल्सन बेहतरीन अच्छे तरीके से फॉर्म कर रहा होगा तो इसका मतलब क्लीनिंग ज़्यादा होगी। अगर इमल्सन प्रॉपरली नहीं फॉर्म हो रहा होगा तो इसका मतलब क्लीनिंग कम होगी। तो ये सोप और डिटर्जेंट किस तरह वर्क करते हैं, ये
तो हमने देख लिया कि बेसिकली क्या करते हैं, मिसल्स फॉर्म कर लेते हैं, और मिसल्स का मतलब ये है कि ऑयल जो है डिज़ोल्व हो जाएगा नॉन आयनिक एंड में, और जो वाटर होगा वो डिज़ोल्व कर लेता है आयनिक एंड को। अब जैसे सोप की एक प्रॉब्लम है, सोप में क्या है, जैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो ये जो है ना क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं करता। तो एक वर्ड आया हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर क्या है, ये पहले प्रॉब्लम आएगी। तो हार्ड वाटर जो होते हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के एक बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट कह दीजिए, बाइकार्बोनेट है, या दूसरा क्या है कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हैं। जैसे मतलब कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो हार्डनेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, आपने पढ़ा होगा। एक तो होती है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस वगैरह का तो हम लोग जैसे जस्ट बॉयल करके भी रिमूव कर सकते हैं। तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के, वो टेम्पोररी हार्डनेस क्रिएट करते हैं, और जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं उनको फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो नॉर्मली जस्ट बॉइलिंग से नहीं रिमूव होते हैं। तो वो परमानेंट हार्डनेस के सोर्स होते हैं। तो अगर वाटर हार्ड है तो क्या करता है, ये जो सोप है, सोप अपना जैसे RCO Na था, तो ये Na को रिप्लेस करके ये कैल्शियम या मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाता है, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाता है। और जब ये फॉर्म होता है ना तो इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो वाटर में फर्दर सॉल्युबल नहीं होता। इनसॉल्युबल नहीं होता तो प्रेसिपिटेट बनाने लगता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि सॉलिड सेटल होने लगता है इसमें, तो प्रेसिपिटेट बनाने लगता है। तो फिर वो जो सोप का जो एक्शन होना चाहिए था, वो क्लीनिंग एक्शन, वो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व करना, ऑयल ग्रीस को, तो वो उसको डिज़ोल्व कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो इसलिए हार्ड वाटर में सोप बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो फिर कुछ उसमें, या तो फिर उसकी जगह हम लोग कुछ दूसरा यूज़ करेंगे, दूसरा आपका ये सोप या डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि सोप कह रहे हैं हम लोग कि हार्ड वाटर में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो फिर हम लोग को कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा कि वो जो है उसकी, जो ये हार्ड वाटर, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो ये फॉर्म कर ले रहे हैं, इसके साथ आपका सॉल्ट फॉर्म कर ले रहे हैं, वो सॉल्ट फॉर्म ना करें। तो एक तरीका हुआ कि इसमें हम लोग डालते हैं बिल्डर। वर्ड क्या है, बिल्डर हम लोग डालते हैं इसमें। तो कौन से बिल्डर डालते हैं, ट्राई मेथा फॉस्फेट। तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बिल्डर डाल देते हैं। तो बिल्डर डाल देते हैं तो बेसिकली वो इसका इम्पैक्ट जो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का, जो बेसिकली सोप से, मेजर कंपाउंड से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले रहा था और इनसॉल्युबल पार्ट PPT बना दे रहा था, प्रेसिपिटेट बना दे रहा था, तो हम लोग बिल्डर यूज़ कर दें। तो बिल्डर जो कॉमन बिल्डर है तो वो यूज़ होता है सोडियम मेथा फॉस्फेट। तो ये कंपाउंड है, वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्या करता है, ये उसका जो इम्पैक्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का वो कम कर देता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिटर्जेंट, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट, उनका डेवलपमेंट किया गया। वो जो है हार्ड वाटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, बेसिकली इनसॉल्युबल वो कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि डिटर्जेंट क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा कि सोप क्या होते हैं, उनका फंक्शनिंग कैसे होती है। फिर अब डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट बेसिकली, सोप हमने पढ़ा था कि फैटी सॉल्ट हैं, फैटी एसिड्स के, सोडियम है पोटेशियम के साथ। तो ये लोग डिटर्जेंट जो होते हैं ये भी सॉल्ट ही हैं, सोडियम या कैल्शियम के, पोटेशियम के सॉल्ट हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वहाँ फैटी एसिड्स यूज़ करते थे, यहाँ पे फैटी एसिड नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। एक लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड है आपका, उसके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होंगे। या दूसरा एक और कंपाउंड होता है लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनेट होगा, या दूसरा होगा लॉन्ग चेन होगा, उसमें एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, उसमें बेंजीन नहीं होगा। बेसिकली दो टाइप्स के
मतलब 2 टाइप्स के, या फिर एक होता है अमोनियम सॉल्ट भी होता है, तो अमोनियम क्वाटरनली अमोनियम होता है उसमें। तो वो 3 टाइप के बेसिकली हो सकते हैं डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट है, सॉल्ट है, किसका है? सोडियम पोटेशियम का। किसके साथ है? जैसे वो फैटी एसिड्स के साथ होता था, यहाँ पे लॉन्ग चेन उसमें फैटी एसिड होती है, यहाँ पे भी लॉन्ग चेन यूज़ करते हैं। सोप या डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन यूज़ ही की जाती है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक से, या फिर लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट, 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो जैसे ये देख लीजिए एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे अल्काइल सल्फेट की बात करेंगे तो इसमें अल्काइल ग्रुप होगा। तो देखिए CH3 CH2 की पावर CH2 टू द n लगा दिया, कि मतलब इसमें कई वो हैं, n जो है हो सकता है 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, अप टू 18 हो सकता है। और ये क्या हुआ कि ये सल्फेट ग्रुप लगा है, इस 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, और ये सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है ये तो क्या हो जाएगा? सोडियम एल्काइल सल्फेट। इसी तरह ये क्या है कि सोडियम है, एल्काइल ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनेट। तो इस तरह ये डिटर्जेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन आपका कहाँ से 12 से 18 तक यूजुअली वेरी करता है। तो डिटर्जेंट भी सेम तरीके से एकदम फंक्शनिंग इनकी है जैसे सोप फंक्शन करते हैं। इसमें भी पोलर एंड है, ये पोलर एंड है आपका, मतलब चार्ज एंड है, ये नॉन पोलर एंड है। तो ये भी मिसल्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शनिंग सोप की है सेम तरीके से ये भी काम करते हैं, लेकिन बस इसमें ये है कि जो आप ये फॉर्म होते हैं, जो रॉ मटेरियल इनका है वो डिफरेंट होता है। वहाँ पे फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं? बेंजीन, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट यूज़ करेंगे, या फिर एल्काइल हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यूज़ करते हैं। तो डिटर्जेंट के साथ क्या खासियत है कि डिटर्जेंट जो था वो फॉर्म नहीं करता था आपका, जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता। तो ये इसकी खासियत है। और थोड़ा सा डिटर्जेंट के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डिटर्जेंट क्या है? एक मटेरियल है जिनका क्या फंक्शन है? रिमूवल करना मटेरियल का सरफेसेस से। डिफरेंट सरफेसेस हो सकती हैं, भाई क्लॉथ की सरफेस है, ह्यूमन की स्किन्स हैं, या आपका ये प्लेट्स वगैरह हो गई। तो डिफरेंट सरफेस से ये क्या करते हैं? मटेरियल को रिमूव करते हैं, जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल है। तो ये या दूसरा इनका फंक्शन बेसिकली क्या है? वो रिमूव कैसे कर सकते हैं कि डिस्पर्स करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। किसको स्टेबलाइज करते हैं डिस्पर्स करके? जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ग्रीस वगैरह, ग्रीक डर्ट वगैरह को सस्पेंशन, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सस्पेंशन कितना अच्छा करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि ये इसका फंक्शन कैसे होगा। तो जो एबिलिटी है आपके डिटर्जेंट की, बेसिकली क्या फंक्शन है? कि प्रमोट करना है इनका रिमूवल ऑफ मटेरियल, मतलब जो गंदगी है, जो आपकी ग्रीस वगैरह है, उनको साफ़ करना। कहाँ से? जो फैब्रिक्स हो सकता है, फूड फ्रॉम डिशेस हो सकता है, और सोप स्कम हो सकता है हार्ड सरफेसेस से। तो ये कैसे करते हैं? हम डिस्पर्स करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं। किस में स्टेबलाइज करेंगे? आपको वाटर में बेसिकली स्टेबलाइज करना चाहिए। तो हम लोग एक 2 वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि एक डिस्पर्स फेज यूज़ कर सकते हैं, एक डिस्पर्सिंग मीडियम यूज़ कर सकते हैं। तो जो डिस्पर्स हो रहा है, मतलब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो डिस्पर्स फेज कहलाती है। और जिसमें ये लोग मतलब डिस्पर्स हो रहे हैं, जिसमें ये सोल्यूशन मतलब सस्पेंशन बना रहे हैं, वो वाटर होता है। तो जैसे हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे इसमें डिस्पर्स फेज़ होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। फेज़ मतलब सॉल्यूट कम जो चीज़ है, जैसे इम्प्योरिटीज़ हैं, ग्रीस वगैरह हैं, ऑयल ग्रीस है, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो वाटर है। तो बेसिकली ये इन पे डिपेंड करेगा इसकी एबिलिटी कि ये सब फंक्शन, ये जैसे जो इसके जो मेजर फंक्शन है कि उसको क्लीन करना या फिर इमल्सन बनाना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो कई फंक्शंस पे डिपेंड करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कि आपकी कंपोजिशन कैसी है, मतलब बेसिकली आपका जो डिटर्जेंट है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है और किन कंडीशंस के लिए आप उनको यूज़ कर रहे हो, मतलब कंडीशंस कैसी हैं, ऑयली है या उसमें दूसरी टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं, और उसका जिस भी मटेरियल पे या जिस भी आइटम पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका सरफेस किस तरह है, सॉफ्ट सरफेस है, हार्ड सरफेस है, और उस पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किस टाइप की हैं। जैसे क्लॉथ्स पे, फैब्रिक्स पे हैं
तो उस पर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होंगी, जैसे डिश या आपके प्लेट्स वगैरह पे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो नेचर होता है जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, उनका नेचर किस तरह का है। और जो बल्क फेज है, मतलब जिस मीडियम में हम लोग इनको रिमूव कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा, वाटर कैसा है, जैसे वाटर सॉफ्ट है, हार्ड है। तो इन सब पैरामीटर्स पे इनकी जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो बेसिकली क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किन चीज़ों से मिलके बना है। तो बेसिकली कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, जिस सरफेस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, और जो हम लोग इम्प्योरिटीज़ रिमूव करेंगे वो कैसी इम्प्योरिटीज़ हैं, और नेचर ऑफ बल्क फेज़ आपका जिस मीडियम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाटर यूज़ करते हैं बेसिकली हम लोग क्लीनिंग के लिए, तो उसका नेचर कैसा है, मतलब हार्ड वाटर है, सॉफ्ट है, अल्कलाइन है, एसिडिक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे बेसिकली डिपेंड करता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड हैं कि ये डिटर्जेंट हैं, इनको किन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, किन डिफरेंट पार्ट्स में। तो डिटर्जेंट को बेसिकली जो अगर यूज़ के बेसिस पे देखा जाए तो 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है, एक डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है, मान लीजिए एक हाउस होल्ड क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और पर्सनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अब डिटर्जेंट जो अवेलेबल है मार्केट में, कितने टाइप्स के डिटर्जेंट अवेलेबल होते हैं हम लोग के पास। या तो लिक्विड होता है, जैसे ईजी वगैरह हुआ, या जैसे कंडीशनर वगैरह हुआ, तो वो भी लिक्विड ही है, उसमें डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, सर्फेक्टेंट। दूसरा क्या हुआ कि बार डिटर्जेंट बार के फॉर्म में हम लोग को मिलता है, मतलब। और तीसरा क्या है कि पाउडर के फॉर्म में, जैसे एरियल वगैरह हुआ, एरियल हुआ, सर्फ एक्सेल हुआ, तो और सारे ब्रांडेड वो हैं, और सारे ब्रांड हैं इनके। तो ये 3 फॉर्म में बेसिकली हम लोग को मिलते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में होंगे, या तो बार फॉर्म में होंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो ये बेसिकली फॉर्म्स हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ के जो आपका कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड है, जिन कंपाउंड से मिलके ये बने होते हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा जाता है कि कौन कौन से कितने पार्ट्स में इनको क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। तो डिटर्जेंट को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक एनायनिक डिटर्जेंट, एक दूसरा होगा कैटायनिक डिटर्जेंट, तीसरा होगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट, और चौथा जो होगा एम्फोटेरिक होगा, मतलब उसमें दोनों टाइप के होंगे चार्ज। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनायनिक डिटर्जेंट में। बेसिकली सारे फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं, बस इसमें पढ़ना है कि किन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। तो एनायनिक में क्या होगा, हमने बात की थी कि एक नॉन पोलर हेड होगा, एक पोलर हेड हो, एक नॉन पोलर एंड होगा, एक पोलर एंड होगा। तो जो एनायनिक सर्फेक्टेंट की हम लोग बात करेंगे, एनायनिक डिटर्जेंट की बात करेंगे, तो इसमें जो चार्ज होगा आर, जैसे COO माइनस हम लोग बात कर रहे थे, या सल्फेट में माइनस SOO माइनस की बात कर रहे थे। तो जो चार्ज होता है पूरा इस पे डिटर्जेंट पे, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब जो हेड होगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा। और वही जो है मेन फंक्शन करता है भाई, जो आपका चार्ज फंक्शन है ना, वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो जो फंक्शनिंग उसकी है, मतलब जो आपका सर्फेक्टेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सल्फेट होंगे या सल्फोनेट होंगे, एल्काइल बेंजीन के, एल्काइल हाइड्रोजन के सल्फेट या सल्फोनेट होते हैं। तो बनते कैसे हैं बेसिकली, तो अगर इनको डिफिनीशन के टर्म में बात किया जाए कि इनको हम लोग कैसे बताएंगे, तो एनायनिक डिटर्जेंट जो है सोडियम के सॉल्ट हैं। किसके सॉल्ट हैं, सोडियम के। भी हम लोगों ने पहले देखा है, जस्ट इसको एक बार और फिर से देख रहे हैं। सोडियम सॉल्ट हैं किसके, सल्फोनेट के या आपके अल्कोहल्स के। तो बेसिकली हम लोग कहाँ से, एक अल्कोहल से ये हम लोग बना पाएंगे, या तो हम लोग जो नॉर्मल आपकी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे बना पाते हैं। तो मान लीजिए ये सल्फोनेटेड है, तो उसमें सल्फेट भी हो सकता है, सल्फोनिक भी हो सकता है, सल्फोनेट भी हो सकते हैं। तो ये सल्फोनेट या सल्फेट हैं किसके, या तो अल्कोहल के होंगे या हाइड्रोकार्बन के होंगे। तो मतलब बेसिकली सोर्स अपना क्या है, या तो अल्कोहल कोई होगा, अल्कोहल होगा, लॉन्ग चेन अल्कोहल होगा, या तो अपना हाइड्रोकार्बन होगा, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा। तो बेसिकली 2 टाइप्स के देखा गया है। जैसे एक सोडियम एल्काइल सल्फेनेट, तो इसमें एल्काइल ग्रुप होगा, मतलब लॉन्ग चेन कार्बन होगा, लेकिन वो कहाँ से मिल रहा होगा, अल्कोहल से मिलता है। तो जो सल्फेट है वो अल्कोहल से मिलता है, और जो सल्फोनेट होगा वो आपका बेंजीन से या आपका हाइड्रोकार्बन से मिलता है।
तो जैसे देखिए आपका इसमें क्या है, जैसे लॉरिल अल्कोहल की बात की जाए तो C12H25OH है। अब इसके रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, H2SO4 से। तो H2SO4 है तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O OH OH। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन होगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो एक अगर यहाँ जैसे ये कहिए कि यहाँ से आपका OH निकल रहा है, एक H यहाँ से निकलेगा तो H2O निकल जाएगा, और ये जो है ऑक्सीजन दूसरा वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो C12H25 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2 का 11। तो ये पूरा कंपाउंड हो गया। अब इसके साथ क्या आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन ये जुड़ गया, बाकी SO3 बचा है तो SO3H। अब हम लोग को ये बन गया आपका एसिड्स, वो बन गया है सल्फेट बन गया। अब इसको हम लोग को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तो NaOH से हम लोग रिएक्शन करा देंगे। तो रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, एक H जो है उसको Na जो है ना रिप्लेस कर देगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये कंपाउंड अपना बन जाता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो जो सल्फेट्स होते हैं एल्कोहल से जो फॉर्म हो रहे हैं उनके साथ ये खासियतों को 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक इशू आता है डिटर्जेंट और सोप में, सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट हैं वो कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो जो आपका एल्कोहल से बन रहा है यह बेसिकली सल्फेट है, ये 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा क्रिएट नहीं करता। लेकिन यही जो कंपाउंड दूसरा है आपका सोडियम एल्काइल बेंजीन, जो बेंजीन से बन रहा है या हाइड्रोकार्बन से जो बेसिकली बन रहा है सल्फोनेट है, वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे आपकी ये वाला कंपाउंड देखिए, ये क्या है, अल्काइल बेंजीन है, ये अल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2 ये अल्काइल ग्रुप है, ये बेंजीन के साथ अटैच्ड है। अब फिर हम इसकी भी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है इधर, तो इसका एक हाइड्रोजन लेगा और इसका जो H2SO4 था उसका OH लेगा, तो निकल के वाटर फॉर्म कर देगा, और सल्फर अब यहाँ अटैच होगा जो कार्बन से अटैच हो रहा है। तो CH3 CH2 वैसे ही रहेगा, बेंजीन तक कोई चेंजेस नहीं है। बेंजीन के बाद जो आपका यहाँ पे सल्फर आके अटैच हो जाएगा। तो इसको ये मतलब इसका जो अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो डोडेकाइल 12, इसमें 11 कार्बन है, तो डोडेकाइल इधर ये है, और फिर बेंजीन है सल्फोनेट, तो डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट है। तो बेसिकली अगर हम लोग एकदम शॉर्ट में इसको डिस्कस करें तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये एनायनिक डिटर्जेंट में एनायनिक हेड होता है। बेसिकली कौन सा हेड होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज हेड होता है, और इसमें बेसिकली जो ये कंपाउंड्स हैं या तो फॉस्फेट होंगे या सल्फेट होंगे या सल्फोनेट होंगे, 3 टाइप के कंपाउंड्स बेसिकली होते हैं। तो इनकी खासियत क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब डिटर्जेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये एनायनिक डिटर्जेंट, सर्फेक्टेंट भी कहीं कहीं वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा में भी जो लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, जो ये लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट मिलेगा, एल्काइल ग्रुप होगा बेंजीन और सल्फोनेट, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब मार्केट में शेयर जो है एनायनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा शेयर है लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के, लैब्स के। LAB लीनियर एल्काइल बेंजीन होता है, सल्फोनेट को इससे शो करते हैं, तो लैस भी बोलते हैं, लैब्स भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा। तो लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिटर्जेंट। उसके बाद जो आपका जो एल्कोहल वाले कंपाउंड्स हैं जो एल्कोहल से फॉर्म हो रहे हैं, एल्कोहल सल्फेट होगा, एल्कोहल ईथर होगा, ये इसके बाद यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा होगा आपका लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एनायनिक डिटर्जेंट में, उसके बाद यूज़ होगा आपका ये सल्फेट्स होते हैं। ये यूजुअली क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं या केक फॉर्म में होते हैं। जो एनायनिक डिटर्जेंट होंगे वो पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर होंगे या केक फॉर्म में होंगे। और यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, डिश वॉशिंग, जैसे डिश वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ये इसमें पाउडर आपका केक दोनों लिक्विड भी आता है, हैंड सोप्स होते हैं, लिक्विड सोप्स होते हैं, टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये एनायनिक डिटर्जेंट हुए। कैटायनिक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे तो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होंगे, उसमें जो आपका ग्रुप था उसमें वो पॉजिटिवली चार्ज होगा बेसिकली। तो जो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। बेसिकली अमोनियम ग्रुप होगा तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो अमोनियम सॉल्ट किसके साथ होते हैं, वो जैसे वहाँ पे अपना आपका क्लोराइड सा वहाँ पे
सोप्स में आ रहा था सोडियम और पोटेशियम आ रहा था, तो यहाँ पे एसीटेट होगा, सोडियम पोटेशियम की जगह क्लोराइड्स होगा या ब्रोमाइड्स होंगे। एनायन यूज़ करते हैं। जो कटायनिक पार्ट होगा वो तो आपका जो सोप वाला मेजर पोर्शन था वो कटायनिक पार्ट होगा। जो एनायनिक पार्ट होगा यहाँ पे वो एसीटेट हो सकता है, क्लोराइड्स हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है। तो बेसिकली जो कटायनिक डिटर्जेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हेड होगा उसमें। तो वहाँ पे एनायनिक डिटर्जेंट में हेड जो था आपका, जो हेड मतलब वाटर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड जो था जो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा था वो एनायनिक ग्रुप था, मतलब नेगेटिवली चार्ज ग्रुप था। इसमें जो है जो वाटर में डिज़ोल्व होगा वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होगा, पॉजिटिव चार्ज हेड होगा। तो इसके जो कटायनिक डिटर्जेंट होते हैं इसकी खासियत ये होती है कि ये इसमें जो है ना जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जर्म्स को किल करने की। तो इसलिए ये कॉस्टली भी होते हैं इन कंपैरिजन टू एनायनिक डिटर्जेंट, और फिर बहुत मतलब स्पेसिफिक इनका यूज़ होता है। तो यूज़ कहाँ होगा? हेयर कंडीशनर में, जैसे जर्म्स वगैरह हैं या तो उनको किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए तो फैब्रिक सॉफ्टनर की तरह यूज़ करते हैं। हेयर कंडीशनर जैसे शैम्पू एक होता है, कंडीशनर होता है। और डोमेस्टिक डिसइंफेक्टेंट जैसे सरफेस वगैरह पे हम लोग डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट के लिए, क्योंकि जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो कटायनिक डिटर्जेंट क्या है? बेसिकली क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट के हैं, अमीन्स के हैं, अमीन्स के क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट हैं। और ये इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो नेगेटिव आयनाइन जुड़ता है वो एसीटेट होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है। तो अमोनियम तो बेसिकली RnH2 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं आपका उससे, अमोनियम से। तो दो अमोनियम यहाँ पे दो, क्योंकि ये यूजुअली तीन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो दो अमोनियम से हमने रिप्लेस कर दिया, ये मिथाइल से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। जब यहाँ पे अब इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो क्या करता है ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है और एक जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है मिथाइल के साथ। तो कुल मिला के ये नाइट्रोजन जो है ना 4 बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है और एक जो है ना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो अगर ये R पे डिपेंड करता है कि R जैसा होगा R उसी हिसाब से लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अगर आपका सिटाइल ग्रुप है, सिटाइल ग्रुप का मतलब C16H33 है, तो बेसिकली इसकी जगह हम लोग C16H33 यूज़ कर देंगे। तो ये 15 यहाँ पे लगा दिए CH2 और एक कार्बन, एक CH3 यहाँ लगा दिए, तो C16 हो गया आपका S33। ये नाइट्रोजन है, चार इसने 3 मिथाइल के ग्रुप के साथ फॉर्म कर लिए हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं, प्लस चार्ज ऊपर है, यहाँ पे हमने क्लोराइड्स के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया आपका। तो ये पूरा वो आपका जो कंपाउंड ये आपका हो गया सिटाइल ट्राईमिथाइल क्लोराइड, ये आपका डिटर्जेंट हो गया। तो कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो कैटायनिक डिटर्जेंट बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। और इसमें जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जर्म्स को किल करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो नेक्स्ट टाइप का हम लोग डिटर्जेंट देखेंगे कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक हो गया, एनायनिक हो गया, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक में बेसिकली क्या होगा कि किसी तरह का चार्ज नहीं होगा। क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा माइल्डर होते हैं, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग इनका क्लीनिंग एक्शन नहीं होता, माइल्ड एक्शन होता है। तो ये इसमें बेसिकली अगर ये किन किन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं उनकी बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो ऑक्सीजन एटम क्या होता है? ऑक्सीजन एटम है तो वो 2 लॉन्ग जो नॉन पोलर एंड्स हैं, क्योंकि इसमें कोई पोलर एंड नहीं है, तो ऑक्सीजन एटम होगा और 2 नॉन पोलर एंड ग्रुप को ये जोड़ के रखता है अपने साथ। तो ऑक्सीजन बीच में होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी हैं ये ऑक्सीजन की वजह से, ये ऑक्सीजन जो है फॉर्म कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और जो नॉन पोलर आपके ग्रुप्स हैं, क्योंकि 2 इसमें नॉन पोलर ग्रुप हो गए, बेसिकली दोनों एंड जो है ना नॉन पोलर ग्रुप हैं और बीच में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो वाटर के साथ, मतलब जो डिजॉल्विंग की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे एनायन कैटायन की यूज़ हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन वो डिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज़ वाटर के साथ शो करेगा। तो मतलब हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन यहाँ पे। और जो आपके नॉन आयनिक एंड है, जो दोनों एंड हैं वो इसमें चार्ज नहीं है, वो जो है ग्रीस से या जो भी आपका जिसको हम लोग वो करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उसके साथ ये क्या करते हैं, उनको डिज़ोल्व कर लेता है। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट
के साथ ये है कि बहुत ज़्यादा लेदर नहीं, मतलब ये झाग नहीं बनाते हैं ज़्यादा। तो अगर जैसे इजी वगैरह आपने देखा होगा, डिज़ोल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाते। तो बेसिकली ये ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये ज़्यादा झाग नहीं बनाते हैं। तो इसको बेसिकली वुलन क्लॉथ्स वगैरह, वुलन फैब्रिक हुआ, उसके क्लीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। या जैसे फ्रंट लोडिंग हुआ, डिटर्जेंट डिश वॉशिंग फ्लूइड बनाते हैं, कार शैम्पू में यूज़ करते हैं। ये कुछ इसके यूजेस हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, दोनों एंड जो है नॉन पोलर होते हैं और बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसी से जुड़े होते हैं। लॉन्ग चेन जो होती है ऑक्सीजन से जुड़ी होती है और ये दोनों एंड जो है ना वो डिज़ोल्व करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, और जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है और ये ज़्यादा झाग नहीं देते हैं। तो बेसिकली यूज़ इसको हम लोग वुलन क्लॉथ्स वगैरह में यूज़ करते हैं या डिश वॉशिंग फ्लूइड जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाग ना क्रिएट हो। अब जो लास्ट वाला एक और आपका बच्चा, जो चार टाइप के हम लोग बोले थे कि होते हैं ये आपके डिटर्जेंट, तो जो लास्ट और 4 टाइप का डिटर्जेंट है वो एम्फोट्रिक होता है या ज्विटर आयनिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब क्या होगा कि दोनों टाइप के चार्ज होंगे उसके ऊपर, माइनस और प्लस। जो हेड होगा उसका दोनों टाइप के चार्ज होंगे। बेसिकली जो नेट अगर चार्ज की बात की जाए तो नेट चार्ज तो कुछ नहीं होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज बराबर 0। लेकिन इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो एम्फोटेरिक या ज्विटर आयनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बोथ पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज के हेड दोनों होते हैं इसमें, और इसलिए जो ओवरऑल चार्ज होता है उनके ऊपर मतलब 0 होता है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कुछ डिटर्जेंट हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ डिटर्जेंट हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ डिटर्जेंट हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 3 टाइप के डिटर्जेंट पढ़े थे। जो चौथा टाइप का डिटर्जेंट है ये सारे डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी रखता है। भाई ये चार्ज इसके ऊपर अगर देखा जाए, इंटरनल जाके देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कटायंस जो आपके एनायनिक या कटायनिक या आयनिक डिटर्जेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होगी। और ये ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 है तो इसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। जो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, जो अभी हम लोग नॉन आयनिक पढ़ रहे थे। तो इसमें बेसिकली दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसकी किसकी, आयनिक की और नॉन आयनिक की। आयनिक की हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसलिए ये जो प्रोटीन्स को जो है ना ब्रेक करने में बहुत इफ़िशियंट होते हैं। प्रोटीन इंटरेक्शंस है। और नॉन आयनिक की भी जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें वो नॉन आयनिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मतलब ये इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए आयन एक्सचेंज के साथ ये बॉन्ड, जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं, मतलब ये पोटेशियम आपका है, ये मैग्नीशियम कैल्शियम है, उनके साथ ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। तो इनके साथ इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ओवरऑल चार्ज 0 होता है। और इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्लीनिंग एक्शन जो होगा वो दोनों का होगा, कैटायनिक का भी होगा, एनायनिक का, और नॉन आयनिक का भी होगा, एनायनिक का भी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं डिटर्जेंट में उसके बारे में पढ़ेंगे।